जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टैसिस के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 11 से आज हम स्टार्ट करेंगे होम्योस्टैसिस। तो सबसे पहले होम्योस्टैसिस का एक जनरल कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि होम्योस्टैसिस का क्या मतलब है। तो इससे पहले कि हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं, सिंपली मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब तक चीज़ें इतदाल में रहती हैं, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर रहती हैं, तो वो बहुत ठीक रहती हैं। जैसे ही वो इतदाल से बाहर जाती हैं कि नॉर्मल से या तो वो ऊपर चली जाती हैं या फिर नीचे आ जाती हैं, तो उससे क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो होम्योस्टैसिस बिल्कुल इसी तरीके के साथ हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म जो हैं वो मौजूद हैं, और वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको नॉर्मल रखते हैं, यानी उनको ना तो ज़्यादा ऊपर जाने देते हैं और ना ही उन्हें नीचे आने देते हैं, उनको नॉर्मल कंडीशंस के अंदर रखते हैं। और हमारी बॉडी कोई एक आइडियल बॉडी नहीं है, यानी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता, तो इसमें चेंज आता रहता है। और चेंज क्यों आता है? चेंज आता है ड्यू टू द एनवायरनमेंट। अब सिंपली इन्वायरमेंट हम किसे कह सकते हैं? हमारी जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट जो है, वो जो हमारी सराउंडिंग होती है वही हमारा इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट भी दो तरह का होता है। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट भी दो तरह का है। एक होता है फिजिकल इन्वायरमेंट, जबकि एक होता है लिविंग इन्वायरमेंट। चलिए, तो जो सराउंडिंग है हमारी वो हमारा एनवायरनमेंट है। अब मैंने कहा कि जो एनवायरनमेंट भी दो तरह का, फिजिकल एनवायरनमेंट और लिविंग एनवायरनमेंट। तो अब ये आपकी बुक के अंदर ये चीजें नहीं है, लेकिन आपको ये मतलब एक कांसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि एनवायरनमेंट हम किसे कह सकते हैं। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या आ सकता है? उसके अंदर वाटर आ सकता है, सन आ सकता है, फर्दर लैंड वगैरह इसी के अंदर आएगी। जैसे कि वाटर हम लिख सकते हैं, लैंड लिख सकते हैं और सन जो है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ये हमारा क्या है? फिजिकल एनवायरनमेंट। जबकि जो लिविंग एनवायरनमेंट है, या हम इसको दूसरे अल्फाज में एबायोटिक फैक्टर्स भी कह देते हैं कि ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं। और दूसरे जो लिविंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या आ जाएगा? उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक एज आप कह लेंगे जी प्लांट्स, एनिमल्स और अदर स्पीशीज, लिविंग स्पीशीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो आ जाएंगी किसके अंदर? लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज आर लिविंग एनवायरनमेंट। तो ये जो हमारी सराउंडिंग है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट की वजह से हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं। अगर हम होम्योस्टैसिस को डिफाइन करना चाहते हैं कि जो होम्योस्टैसिस क्या है, इसको हम किस तरीके के साथ डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर बुक अगर हम देखें तो होम्योस्टैसिस में भी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस। इंटरनल कंडीशन को क्या करना है? मेंटेन रखना है। क्या रखना है? मेंटेन, बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है। मेंटेन से मुराद जो है, यानी फॉर एग्जांपल कोई मैकेनिज्म है तो ये उसकी सेंट्रल लाइन है, तो ना तो इसे हमने ज्यादा ऊपर जाने देना है और ना ही इससे नीचे आने देना है। तो इसमें इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल सिस्टम मौजूद है जो क्या करते हैं, इसको मेंटेन रखते हैं तमाम किस्म के केमिकल रिएक्शंस को। तो मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आने के बावजूद जो इंटरनल कंडीशन है उसको क्या रखना है? मेंटेन रखना है। अब फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। अगर हम बात करें टेम्परेचर, जैसे मैंने यहाँ पर सन लिखा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर है। तो जैसे टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है तो उसके साथ साथ क्या इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं? इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरनल कंडीशंस है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर, एक्सटर्नल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। अब बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखें कि जो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता। अब देखें कि पहले सर्दी थी, तो सर्दियों के अंदर जो टेम्परेचर था वो मतलब 37 से बिलो हो जाता है, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और कुछ एरियाज के अंदर वो 50 और माइनस के अंदर भी जो है वो चला जाता है, 15 से नीचे फिर माइनस के अंदर भी चला जाता है।
تو جیسے جیسے موسم جو ہے وہ گرم ہونے لگ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چینجز آتی ہیں، یعنی ٹمپریچر رائز کرتا ہے، وہ 37 سے اوپر چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومیڈٹی ہے، جو نمی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی چینج آتا ہے۔ ہیومیڈٹی جو ہے، نمی، گرم موسم ہے، گرمی آ جائے گی تو ہیومیڈٹی بھی کم ہو جائے گی، ٹمپریچر رائز کر جائے گا۔ دوسرے کیس کے اندر جب سردی آتی ہے تو کیا ہے کہ ٹمپریچر فال کرتا ہے، نیچے آ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیومیڈٹی جو ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے، نمی بھی انکریز ہو جاتی ہے۔ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر چینجز آ رہی ہے اس کا ایک خاص افیکٹ ہوتا ہے ہماری باڈی کے اوپر، ہماری باڈی کے اوپر بھی ایک خاص، اب دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر سردی ہے، اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، اگر جیسے سردی آتی ہے تو ہمارے اندر جو چینجز آتی ہے، خاص طور پر کیا کرتے ہیں، ہم بلینکٹ وغیرہ نکال لیتے ہیں، ہم گرم کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی خوراک جو ہے وہ بھی چینج کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس طریقے کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے تو اس کا ایک خاص افیکٹ ہوگا ہماری باڈی کے اوپر، اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ فلو ہو جاتا ہے، کف جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ٹیمپریچر وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی کنڈیشنز کیوں ہو رہی ہے؟ ڈیو ٹو دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ، جو اس کے اندر چینجز آ رہی ہیں۔ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر چینجز آنے کی وجہ سے ہمارا جو انٹرنل میکینزم ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ بہت سے انزائم جو ہماری باڈی کے اندر کام کر رہے ہیں وہ ایک خاص ٹمپریچر کے اوپر کام کرتے ہیں، یعنی وہ ان کا ایک خاص ٹمپریچر ہے کہ وہ اس ٹمپریچر کے اوپر خاص کام کریں گے۔ جیسے ہی ٹمپریچر خاص، جو اپٹیمم ٹمپریچر اسے ہم کہتے ہیں کہ جس کے اوپر جو انزائم ہے وہ اپنا میکسیمم ایکٹیویٹی جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے۔ تو اگر آپٹیمم ٹمپریچر سے ٹمپریچر اپ چلا جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو انزائم ہے وہ ڈی نیچر ہو جاتے ہیں، تو انزائم اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہماری جو باڈی فنکشننگ ہے وہ صحیح طریقے کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جیسا کہ سمپلی ہمیں ٹمپریچر وغیرہ ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، مطلب نارمل جس طریقے کے ساتھ ہم رہ رہے ہوتے ہیں، نارملی ہم کام کر رہے ہیں ویسا ہم کام پھر نہیں کرتے، ہم ریسٹ چاہتے ہیں اور جلد سے جلد ٹھیک ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ اگر انٹرنل میکینزم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ باڈی فنکشننگ جو ہے وہ کیا ہے، ڈسٹرب ہوگی۔ تو یہی چیز ہے ہومیوسٹیسس کے اندر کہ جو ہماری انٹرنل کنڈیشن ہے ان کو مینٹین رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے، نہ تو ہم نے انٹرنل جو میکینزم ہے ان کو بہت زیادہ اوپر جانے دینا ہے، یعنی وہ کون کنٹرول کر رہا ہے، وہ ہماری باڈی کے اندر سسٹم موجود ہیں، ایسے میکینزم موجود ہیں جو اس سب کو کنٹرول کریں گے، اور آپ کے سلیبس کے اندر جو چیزیں انکلوڈ ہیں ہم وہ بھی دیکھیں گے۔ تو یہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے ہومیوسٹیسس کے بارے میں کہ ہومیوسٹیسس کیا ہے، کہ انٹرنل کنڈیشن کو مینٹین رکھنا ہے ڈسپائٹ چینجز اور فلکچویشن، اتار چڑھاؤ جو آ رہا ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ، اس کے باوجود انٹرنل کنڈیشن کو مینٹین رکھنا، دیٹ از کالڈ ہومیوسٹیسس۔ فردر میں ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر اوسمو ریگولیشن کے بارے میں بات کی گئی ہے، جو کہ اوسمو کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہو رہا ہے کس کے لیے، واٹر پلس سالٹ، واٹر پلس سالٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اوسمو کا لفظ۔ جبکہ جو ریگولیشن ہے، ریگولیٹر، جیسے آپ نے پتا ہوگا ریگولیٹر کیا کرتا ہے، ریگولیٹ کرتا ہے، مینٹین کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ گھر کے اندر فریزر وغیرہ ہو تو اس کے اوپر بھی ایک ریگولیٹر جو ہے موجود ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ٹمپریچر، وہ جو وولٹیج ہے اس کو کیا کر رہا ہے، مینٹین کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ گھر کے اندر آپ نے فین وغیرہ دیکھے ہوں گے تو ان کے ساتھ بھی ایک وہ ریگولیٹر لگا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو مینٹین کرتے ہیں، پنکھا جو ہے وہ آہستہ کرتے ہیں یا پھر ہم سلو کرتے ہیں۔ تو وہاں سے ہے ریگولیشن، یعنی ریگولیٹ کرنا، کس کو، واٹر اور سالٹ کو۔ تو واٹر اور سالٹ کو بھی ریگولیٹ کیا جاتا ہے ہماری باڈی کے اندر، اور یہ جو واٹر اور سالٹ ہے کیا ہے، یہ انٹرنل کنڈیشنز ہے، کیا ہے، انٹرنل کنڈیشنز، یہ انٹرنل کنڈیشنز ہے جس کو مینٹین رکھنا ہے۔ اس کے لیے بھی جو ہے وہ موجود ہے جو واٹر اور سالٹ کو کیا کریں گے، مینٹین کریں گے۔ تو اٹ از مینٹیننس آف دا اماؤنٹس آف واٹر اینڈ سالٹ ان باڈی فلوئڈز، بلڈ اینڈ ٹشو فلوئڈز۔ Relative amount of water and salts in body fluid and inside cells control the process of diffusion and osmosis. diffusion اور osmosis جو ہے جو 9th کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، یہ پروسیس کنٹرول میں رکھتے ہیں سیل کے اندر۔ تو which are essential for the functioning of cell، کی فنکشننگ کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ فردر اگر ہم چلتے ہیں تو آگے ہے تھرمو ریگولیشن۔ نیکسٹ ہے تھرمو ریگولیشن۔ تھرم کا جب لفظ آتا ہے نا، تھرم کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ، سوری کیا مطلب ہوتا ہے، تھرم کا مطلب ہے ہیٹ۔ تو ریگولیشن وہی کہ ریگولیٹ کرنا ہے، کس کو ریگولیٹ کرنا ہے، ہیٹ کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ تو اب ہیٹ جو ہے اس کو بھی کیا کرنا ہے، ہمارے اندر میکینزم موجود ہے جو کہ کیا کرتے ہیں، ہیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، تھرم کو کنٹرول کرتے ہیں۔
तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। एंजाइम्स ऑफ बॉडी, वही बात कि एंजाइम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर वो बेस्ट वर्क करते हैं कहां पे, जब वो एक ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है उन एंजाइम के लिए, हर एंजाइम के लिए अपना खास टेम्परेचर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी उस टेम्परेचर के ऊपर जो एंजाइम है वो अपना 100% जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो उससे अबव हो जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, तो फिर क्या है कि वो जो एंजाइम है वो डीनेचर होने लग जाएंगे और अपनी उनकी जो एक्टिविटी है वो या तो रुक जाएगी या फिर जो है वो आहिस्ता हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी या मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाएगी। तो एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर में इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। किसी भी किस्म का जो चेंज है टेम्परेचर के अंदर वो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। नेक्स्ट अगर देखें तो है एक्सक्रीशन, जो है एक्सक्रीशन। अच्छा जी, एक्सक्रीशन क्या है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो इनको बॉडी से रिमूव करना जरूरी है। अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव नहीं करते तो क्या होता है कि ये अकोमोडेट हो जाती हैं और फिर मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस अकर होंगी। तो अगर सिंपली वेस्ट प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं, यूरिक एसिड। अब जो है अगर ये जमा होने लग जाएगा बॉडी के अंदर तो मुख्तलिफ जॉइंट्स के अंदर जो है ये जमा हो जाएगा और फिर जॉइंट्स के अंदर सोजिश भी हो जाती है और फर्दर फिर पेन वगैरह भी स्टार्ट हो जाती है। तो excretion is also a process of homeostasis. In this process, the metabolic wastes are eliminated from body. Eliminate किए जाते हैं, खारिज किए जाते हैं, निकाले जाते हैं to maintain the internal conditions at equilibrium. equilibrium के अंदर रखने के लिए, तवाज़ुन में रखने के लिए बॉडी को जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको निकालना क्या है, जरूरी है। और ये प्रोसेस जो है क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो इनमें ये जो चीजें बताई गई हैं इनमें एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ गया है कि सारी चीजों को एक मेंटेन रखने का नाम जो है वो होम्योस्टेसिस होता है। तो आज के लेक्चर के अंदर सिंपली एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया गया है होम्योस्टेसिस के बारे में कि होम्योस्टेसिस क्या है। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं कि होम्योस्टेसिस क्या है, इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना। बाहर वाली कंडीशन अगर चेंज भी होती है तो उसके नतीजे में अंदर वाली कंडीशंस को मेंटेन रखने का नाम ही होम्योस्टेसिस है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ एंजाइम वगैरह है, मुख्तलिफ जो मैकेनिज्म काम करें वो खास टेम्परेचर, खास पीएच के ऊपर जो है वो काम करते हैं। अगर वो खास टेम्परेचर पीएच उन्हें अवेलेबल नहीं होती तो उसके नतीजे में वो मैकेनिज्म जो है वो रुक जाएंगे। फिर उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल वगैरह भी देखी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर इससे अबव होता है तो जो इंटरनल कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। फिर हमने देखा कि थर्मोरेगुलेशन यानी जो हीट को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे अंदर मैकेनिज्म मौजूद है, मेंटेन रखना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना। इसके साथ हमने ऑस्मोरेगुलेशन की बात की, यानी वाटर और साल्ट को रेगुलेट करना, पानी और नमकियात का जो लेवल है उसको कंट्रोल में रखना। अब ऐसा नहीं है कि जी हम कहते हैं कि वाटर एसेंशियल है बॉडी के लिए, वाटर जो है वो जरूरी है और बड़ा अहम किरदार अदा करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पानी पीते जाएंगे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर हम बहुत ज्यादा पानी पी लेंगे तो उसके नतीजे में भी हमें प्रॉब्लम जो है वो फेस करना होगी। इसी तरीके के साथ साल्ट की कंसंट्रेशन है, अगर वो बहुत ज्यादा नमकियात हमारे सेल्स के अंदर आ जाएंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड जो है एनवायरनमेंट हो जाएगा अंदर का, तो उससे भी मसाइल होंगे। फिर हमने लास्ट में बात की एक्सक्रीशन की, तो ये भी होम्योस्टेसिस की एक टाइप। इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से एलिमिनेट किए जाते हैं। ठीक है जी, दैट वाज ऑल अबाउट होम्योस्टेसिस, जनरल कांसेप्ट।